क्राइम वर्ल्ड चैप्टर 5। अफजल सुल्तान शुक्रवार के दिन शहर से विदा हुआ था। देवा उसे मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गया था, जहां से बेंगलुरु की ट्रेन पकड़कर वहां से उसने अपनी किसी खुफिया मंजिल की तरफ रवाना हो जाना था। यह सारा काम सावधानी के तौर पर किया जा रहा था। दरअसल देवा ही खुद चाहता था कि अफजल चुपके से शहर से रवाना हो जाए और उसके जाने की बात वक्त से पहले लोगों के ज्ञान में ना आ पाए। प्लेटफॉर्म पर उपस्थित यात्रियों ने देवा या अफजल की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। उन्हें शायद इसकी फुर्सत ही नहीं थी। देवा अफजल के छोड़े जाने के बाद देवा अफजल के छोड़े जाने की खबर आम होने से पहले पहले गैंग पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेना चाहता था। खास तौर पर वो दूसरे गिरोह से यह खबर गुप्त रखना चाहता था कि अफजल सुल्तान ने रिटायरमेंट ले ली है। इन्हीं तमाम मामलों पर सोचता हुआ और अपनी आगामी कार्यनीति पर विचार करता हुआ जब वो अफजल के ऑफिस पहुंचा, तो उसे आश्चर्य का हल्का सा झटका लगा था, क्योंकि अफजल की छोड़ी हुई बड़ी सी रिवॉल्विंग चेयर पर खालिद बड़े शाही अंदाज में अदलेटा सा पसरा बैठा था। इससे पहले देवा ने हमेशा उसे सिगरेट पीते हुए देखा था, मगर इस समय उसके मोटे भद्दे होठों में एक सिगार झूल रहा था। शायद ये सिगार उसने अफजल के सिगारों वाले डिब्बे में से ही निकाला था जो मेज़ पर पड़ा था। आओ बरखुरदार आओ, उसने बुजुर्ग की तरह देवा को संबोधित किया। खालिद के पैर जूतों समेत मेज पर रखे हुए थे। कैप का छज्जा माथे पर झुका हुआ था। उसके नीचे से वो अपनी जैसी आंखों से यूं देवा को देख रहा था जैसे वो बॉस हो और देवा एक मामूली प्यादा जो अपने काम की रिपोर्ट देने बॉस के पास आया हो। खालिद के रंग ढंग देखकर देवा के तन बदन में आग लग गई थी। वो पहले ही खालिद को पसंद नहीं करता था। अब उसकी इस छिछोरी अकड़ के प्रदर्शन ने उसे और भी सुलगा दिया था। लेकिन एकदम भड़क उठना भी देवा की फितरत के खिलाफ था। वो बड़ी मुश्किल से ठहरे ठहरे स्वर में बोला, उठो, दूसरी कुर्सी पर बैठ जाओ, यहाँ मैं बैठना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, खालिद ने अपेक्षा के विपरीत तुरंत देवा की आज्ञा का पालन करते हुए कहा और उठकर दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। देवा ने अफजल सुल्तान वाली सिंहासन जैसी कुर्सी संभाल ली। खालिद बोला, अब चूंकि हम दोनों ने मिलकर गैंग के मामलों को चलाना है, इसलिए मैंने सोचा कि हमें एक मीटिंग कर लेनी चाहिए। मैं इस वक्त तुम्हारे साथ किसी मीटिंग की ज़रूरत नहीं महसूस कर रहा। देवा ने गहन गंभीरता से कहा। उसके चेहरे पर सख्ती के भाव थे। फिलहाल मेरे पास कोई ऐसा प्लान नहीं है जिसमें तुम्हारी सेवा की ज़रूरत हो। जब मुझे तुमसे कोई काम लेना होगा तो तुम्हें बुलाकर निर्देश दे दूंगा। कहकर देवा मेज़ पर रखे पेपर्स उलट पुलट कर देखने लगा। उसके स्टाइल से प्रकट था कि वहाँ बॉस कौन है। इस वक्त देवा एक ऐसा बॉस नजर आ रहा था जिसके पास समय नहीं था। वो ज़रूरी काम के कारण अपने कमरे में किसी की उपस्थिति पसंद नहीं कर रहा था। जब कुछ देर बाद भी देवा ने खालिद को अपनी जगह से उठते नहीं देखा तो देवा ने सिर उठाया। खालिद अपनी छोटी छोटी आंखों को और ज़्यादा सिकोड़े देवा की तरफ देख रहा था। कुछ देर तक दोनों उसी तरह आंखों में आंखें डाले एक दूसरे को घूरते रहे। फिर देवा का हाथ धीरे से कोट की जेब में रेंग गया। जेब में रिवॉल्वर मौजूद था। देवा को उम्मीद थी कि खालिद आवारागर्दी, उद्दंडता और शायद बदतमीजी करेगा, लेकिन उसकी यह आशंका निर्मूल सिद्ध हुई थी। शायद उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि अगर खालिद का विचार अकड़ दिखाने का था भी, तो उसने फिलहाल उसे टाल देना ही बेहतर समझा था। खालिद जैसे ढीला पड़ते हुए मुस्कुराकर बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर उसने अपनी पी कैप सही करके सिर पर रखी और उठकर खड़ा हो गया। अगले क्षण वो अपने विशेष बेढंगे अंदाज में चलता हुआ विदा हो गया। देवा ने गहरी सांस ली। न जाने क्यों उसे महसूस हो रहा था कि फिलहाल उसने खालिद को अपने बॉस होने का एहसास दिला ही दिया था, लेकिन शायद ये अस्थायी बातें थीं। उसे आशंका थी कि आगे चलकर खालिद उसके लिए एक बड़ी समस्या साबित होगा। अगले 2-3 दिन देवा ने रात दिन काम किया था और गैंग के मामलों का गहरी निगाहों से जायजा लिया था। उसने गैंग की पिछली 2-3 साल की आमदनी का हिसाब भी देखा था, खाते चेक किए थे। जल्दी देवा को अंदाज़ा हो गया था कि कमाई के लिहाज से गैंग आगे के बजाय पीछे की तरफ जा रहा है। देवा के ख्याल में इसका कारण अफजल सुल्तान का ढीलापन और उसकी नर्म पॉलिसियाँ थीं। देवा ने महसूस किया था कि कारिंदों का मनोबल कुछ ज़्यादा ऊंचा नहीं था। उनके कामों में और उनके दिलों में उत्साह भरने के लिए कुछ सरगर्मियाँ भी ज़रूरी थी। देवा के ख्याल में अगर इस मकसद के लिए विरोधी गिरोह के 2-3 आदमियों को कत्ल भी कर दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं था। अपने इलाके में अपने गैंग की पकड़ मजबूत करने के लिए और अपनी योजनाओं की सफलता के लिए उसे अपने गैंग की दहशत कायम करना ज़रूरी महसूस हो रहा था। देवा ने निश्चय किया कि 2 महीने के अंदर अंदर वो गैंग की कमाई में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करके दिखा देगा। शनिवार की रात को देवा 10 बजे तक ऑफिस में बैठा था कि अन्ना अंदर आ गया था। अन्ना देखने में सूखे चेहरे वाला एक दुबला पतला सा आदमी था, लेकिन हकीकत में वो बहुत खतरनाक खतरनाक था। वो ऑफिस के बाहर गार्ड ड्यूटी देता था। एएसपी तांबरे आया, अन्ना ने सूचना दी। कौन? देवा ने चौंक कर सिर उठाते हुए पूछा था। एएसपी जयंत तांबरे, अन्ना ने दोहराया। फिर जैसे उसने देवा की जानकारी में बढ़ोतरी करते हुए कहा, वो हेडक्वार्टर में स्पेशल ब्रांच का मुखिया है। ओह! देवा के होंठों पर जहरीली सी मुस्कुराहट उभर आई थी। वो एएसपी जयंत तांबरे को कैसे भूल सकता था?
तांबरे की वजह से ही उसकी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया था। एएसपी तांबरे वही पुलिस ऑफिसर था जिसके मुंह पर देवा ने क्लब में उस वक्त ज़बरदस्त घूंसा जड़ दिया था जब देवा लीना के साथ था। तांबरे ने लीना के साथ बदतमीजी शुरू कर दी थी। उस वक्त तांबरे नशे में धुत था। उसके बाद पुलिस के कहर के खौफ से और अपने हाथों विनायक शेट्टी गैंग के एक आदमी का कत्ल हो जाने के बाद देवा को भागकर फौज में भर्ती होना पड़ा था। आज देवा उससे ज़रा भी भयभीत नहीं था। उसने अपना रिवॉल्वर निकालकर मेज पर अपने सामने रख लिया और अन्ना से कहा, उसे अंदर भेज दो। कुछ सेकंड बाद एएसपी जयंत तांबरे आत्मविश्वास और साथ ही नफरत से भरे ढंग से यूं अंदर दाखिल हुआ जैसे उसे मालूम हो कि यहाँ उसका स्वागत गर्मजोशी से नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ के लोग उसे स्वागतम कहने पर मजबूर होंगे। इसके अलावा वो यहाँ के तौर तरीक़ों से भी अच्छी तरह परिचित मालूम होता था। देवा ने उसे अंदर आते देखा तो उसके शरीर में जैसे नफरत की आग भड़क उठी, लेकिन वो दिखावे के लिए शांति बैठा रहा था। उस वक्त उसे सबसे ज़्यादा फिक्र इस बात की थी कि कहीं तांबरे उसे पहचान तो नहीं लेगा। जैन तांबरे के भावों में उसे देखकर कोई परिवर्तन नहीं आया तो देवा को अंदाज़ा हो गया कि उसने उसे नहीं पहचाना था। वाकई देवा में काफ़ी परिवर्तन आ गए थे। उसके शरीर पर बढ़िया सूट था और बदन इन दिनों भरा भरा सा एक जवान मर्द का लगने लगा था, जबकि तांबरे से भिड़ंत के वक्त वो बिल्कुल छोकरा ही लगता था। देवा का चेहरा भी भरा भरा और सख्त नजर आने लगा था। फिर उसके गाल पर जख्म का वो निशान तो स्पष्ट था ही। उस निशान ने उसका व्यक्तित्व ही जैसे बदल कर रख दिया था। एएसपी जयंत तांबरे अपनी पुलिस कैप का छज्जा ज़रा ऊपर करके देवा के सामने आ खड़ा हुआ था। वो आंखें सिकुड़कर देवा को घूरते हुए बोला, अफजल सुल्तान कहाँ है? वो ऐसा यहाँ नहीं है, देवा ने सर्द स्वर में कहा। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, अंधा नहीं हूँ, तांबरे भड़क कर बोला। मैंने पूछा था वो कहाँ है? अफजल साहब शहर से बाहर गए हुए हैं और कुछ समय तक वापस भी नहीं आएंगे, देवा ने उसी सर्द लहजे में कहा। मेरे साथ मजाक ना करो, तांबरे नाक से कुड़कर गुर्राया। हर महीने की पहली तारीख को अफजल खुद यहाँ मेरे स्वागत के लिए मौजूद रहता था। ओह, मैं समझ गया। इस बारे में तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, देवा ने कहा और मेज की दराज में से छोटी सी एक नोटबुक निकालकर उसके पन्ने उलट पलट कर देखने लगा। इस नोटबुक में छोटे बड़े उन तमाम ऑफिसरों के नाम लिखे हुए थे जिन्हें नियमित रूप से गैंग की तरफ से पैसा भेजा जाता था। नाम अल्फ़ाबेटिकली लिखे हुए थे। देवा को उनमें जयंत तांबरे का नाम ढूंढने में देर नहीं लगी थी। वहाँ रकम कोड वर्ड्स में 50,000 रुपये महीना लिखी हुई थी। देवा ने 1,000 के नोटों की एक गड्डी निकाली और उसमें से 50 नोट गिनकर मेज पर फेंक दिए। फिर वो रौब से बोला, माल खाते हो तो नमक का हक भी अदा करते रहा करो। नोट देखते ही तांबरे के चेहरे की सख्ती और खुरदरेपन में जैसे कमी आ गई थी। वो नोट उठाकर जेब में डालते हुए बोला, मुझे मुझ जैसे लोग नमक हलाली कर रहे हैं तभी तो तुम्हारे धंधे चल रहे हैं, वरना तो मैं तुम्हारा वो हर्ष करता कि दुनिया देखती। ये तो वक्त ही बताता कि कौन किसका क्या हर्ष करता। देवा उसकी आंखों में आंखें डालकर पहले से भी ज़्यादा सर्द स्वर में बोला, लेकिन अच्छा हो कि हम काम की बातें करें। तांबरे ने हुंकार भरी। बोलो। मेरा नाम सुरेंद्र पाल है और मैं इस गैंग का नया बॉस हूँ। तुम? तांबरे आश्चर्य से बोला। हाँ मैं, देवा ने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। हो सकता है अफजल कभी वापस आ जाए, लेकिन फ़िलहाल इसकी उम्मीद नहीं है। वो अनिश्चित काल के लिए छुट्टी पर चला गया। क्या मतलब? तांबरे चौंका था। मतलब ये कि वो लगभग रिटायर हो गया, देवा ने कहा। रिटायर? मगर क्यों? वो इन धंधों से थक गया था ऑफिसर, देवा ने कहा, इसलिए उसने ये मामले मेरे सुपुर्द कर दिए। और किसी ने इस बात पर ऐतराज़ नहीं किया? तांबरे ने गंभीरता से पूछा। ऐतराज़ करने वालों के लिए मेरे पास खास इलाज है, देवा ने मेज पर रखे रिवॉल्वर को थपथपाते हुए खूंखार लहजे में जवाब दिया। बहुत खूब, तांबरे ने सिर हिलाया। मैं भी महसूस कर रहा था कि कुछ समय से अफजल ढीला पड़ गया था और इस गैंग को किसी गर्म खून वाले नए जवान लीडर की ज़रूरत थी। दूसरे ग्रोहों के लोगों के लिए भी ये खबर चौंका देने वाली होगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अभी ये खबर फैले, देवा ने जल्दी से कहा था। तुम्हें मैंने इसलिए बता दिया है कि कभी अगर अचानक तुम्हें फ़ोन करना पड़े तो तुम्हें पहले से ये मालूम हो कि मैं कौन हूँ। एएसपी तांबरे उसके जवाब पर केवल कंधे उचकाकर रह गया। फिर तांबरे वापसी के लिए मुड़ गया। देवा विचारपूर्ण मुद्रा में उसे जाते हुए देखता रहा। दौलत की जादूगरी पर उसे अब भी कभी कभी आश्चर्य होता था। ये रंगीन कागज़ के पुर्जे जिन्हें करेंसी नोट कहा जाता है, कैसी कैसी मजबूत दीवारें गिरा देते थे। कानून के रक्षकों को कानून के भक्षकों का रक्षक बना देते थे। कैसा उल्टा सिस्टम था। थोड़ी सी तनख्वाह लेने के लिए जान की बाजी लगा दो और दौलत के अमवार समेटने के लिए कुछ भी ना करो, बस अपनी ड्यूटी से मुंह फेर लो। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ ने देवा को उसके ख्यालों की दुनिया से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। उसने दिल ही दिल में खुद को फटकारा कि वो समझदारों की तरह सोचने की क्यों कोशिश कर रहा है। आ जाओ, उसने ऊंची आवाज़ में कहा और अनचाही मेज़ पर रखे रिवॉल्वर को इस तरह घुमा दिया कि उसकी नाल का रुख दरवाजे की तरफ हो गया। आने वाला अगर उसका दुश्मन होता तो देवा उंगली हिलाता और आने वाले के पेट में सुराख हो जाता, लेकिन अंदर आने वाला दुश्मन नहीं बल्कि गार्ड अन्ना था। अभी अभी नीचे किसी ने फ़ोन पर सूचना दी है कि हमारे एक ड्राइवर जॉनी को किडनैप करके उसे गोली मार दी गई है, अन्ना ने कहा।
उसे उठा ले जाने वाले शायद उसे मरा समझकर छोड़ गए थे, मगर वो जिंदा है और गोदी के इलाके के एक गैरेज में है। फ़ोन करने वाले ने कहा है कि उसे तुरंत डॉक्टरी सहायता की ज़रूरत है। शायद कोई डॉक्टर उसकी जान बचाने में सफल हो जाए। पता मैंने नोट कर लिया। अन्ना ने एक कागज़ देवा को दिखाया। कमाल है, देवा ने सोचते हुए आश्चर्य से कहा। जॉनी ने यहाँ ऑफिस वाले फ़ोन पर फ़ोन क्यों नहीं करवाया? बेचारे ने अपनी समझ में सावधानी बरती होगी। मैं उसे जानता हूँ, वो बड़ा होशियार और भरोसेमंद नौजवान है, अन्ना ने कहा। अगर ये सूचना सही है तो मैं जॉनी की हर संभव मदद करना चाहूँगा, देवा बोला। लेकिन मुझे डर है कि कहीं ये पूर्वी गैंग वालों का मेरे लिए फैलाया गया जाल ना हो। इस तरह वो मुझे किसी खास जगह बुलाना चाहते हो। अफजल सुल्तान का गैंग बहुत व्यवस्थित और सुसंगठित था। किसी न किसी जगह, किसी न किसी रूप में उनके पास हर चीज़ का रिकॉर्ड रहता था। 5 मिनट के अंदर अंदर जॉनी का पूरा रिकॉर्ड देवा के सामने रखा हुआ था। उसमें यह भी लिखा हुआ था कि उस दिन जॉनी ने कहाँ कहाँ जाना था। जॉनी को गैंग से जुड़े 2 साल हुए थे और उन 2 सालों में जॉनी का काम शानदार रहा था। उसकी वफादारी संदेह से ऊपर थी। उसका रिकॉर्ड बेदाग था। उस शाम जॉनी को शराब का एक ट्रक शहर के बाहरी इलाके तिलक पार्क से बांद्रा लेकर आया था। तिलक पार्क इलाके में ज़्यादातर गोवानी रहते थे। उनमें से बहुतों ने अपने घरों में नाजायज़ शराब की फैक्ट्रियाँ लगा रखी थीं। गोवानी लोग बड़ी निडरता और इत्मीनान से नकली शराब बनाने का काम करते थे। ठीक ठाक पैसा कमाते थे और इस काम को बहुत ही उपयुक्त व्यापार या जीवन यापन का एक बढ़िया साधन मानते थे। देवा ने तिलक पार्क में अपने एक आदमी को फ़ोन किया तो उसे पता चला कि जॉनी अपने शेड्यूल के अनुसार माल लेकर रवाना हो गया था। एक और फ़ोन कॉल से देवा को पता चला कि जॉनी माल का ट्रक लेकर ठिकाने पर यानी गोदाम तक नहीं पहुंचा था। इससे जाहिर होता था कि फ़ोन पर मिलने वाली सूचना ठीक दी थी। उसे रास्ते में ही ट्रक सहित अगवा कर लिया गया था। देवा का दिल तो पहले ही चीख चीख कर कह रहा था कि सूचना सही थी, लेकिन एक अच्छे और सावधान व्यक्ति की तरह उसने हर संभव तरीके से संतुष्टि कर लेनी ज़रूरी समझी थी। नीचे जाकर कहो कि 6-7 आदमी और 2 कारें चलने के लिए तैयार हो जाए। उन्हें काफ़ी हथियार भी ले जाने हैं। देवा ने शांत स्वर में अन्ना से कहा। मैं जाकर देखता हूँ मामला क्या है। देवा की आंखों में एक अजीब सी चमक प्रकट हो चुकी थी, जैसे किसी दरिंदे को दूर कहीं शिकार की झलक नजर आ गई हो। लेकिन ऊपर से देवा बिल्कुल शांत नजर आता था। अन्ना जल्दी से बाहर निकल गया था। नीचे होटल की इमारत में एक तम्बाकू स्टोर भी था। गैंग के वो लोग जो व्यस्त नहीं होते थे तम्बाकू स्टोर में जमा रहते थे। जिस तरह पुलिस हेडक्वार्टर में रेस्ट रूम होते हैं, ठीक उसी तरह का सिस्टम था यहाँ भी। उस दौरान देवा ने एक डॉक्टर को फ़ोन किया जो बहुत भारी फीस लेकर गैंग के ज़ख्मियों का उपचार वगैरह किया करता था और पुलिस को सूचना नहीं देता था। वो गोलियों के ज़ख्मों की सर्जरी भी चुपके से कर डालता था। देवा ने डॉक्टर को गैरेज का एड्रेस बताकर उसे तुरंत वहाँ पहुँचने का निर्देश दिया और खुद अपनी गन जेब में डालकर तेज़ी के साथ ऑफिस से निकल आया था। सीढ़ियाँ उतरकर देवा पिछली गली में आया था। वहाँ 2 कारें खड़ी हुई थीं और नीम अंधेरे में कुछ साए हिलते डुलते नजर आ रहे थे। ये पिछली गली आमतौर पर गैंग के लोग ही इस्तेमाल किया करते थे। दूसरे लोग इधर से गुजरने का काम कम ही किया करते थे। गली वीरान पड़ी रहती थी। देवा ने कारों के दरवाजे खुलने बंद होने और धातु की चीज़ों के एक दूसरे से टकराने की छीड़ छीड़ सी आवाज़ें सुनी थी। वह समझ गया कि उसके साथ ही ज़रूर मशीन गनें भी कारों में रख रहे थे। वो संतुष्ट हो गया। 2-4 आदमी मशीन गनें लेकर आ जाएं, देवा ने एक कार की पिछली सीट पर खुलकर बैठते हुए ऊंची आवाज़ में कहा। उसकी आवाज़ पर उसकी दाएं बाएं और अगली सीटों पर उसके आदमी आ बैठे और कारें तेज़ रफ्तार से रवाना हो गई। कारों की खिड़कियों पर पर्दे पड़े हुए थे। देवा जिस कार में बैठा था उसमें भी उसने 2 मशीन गनों की झलक देख ली थी। उसने संतुष्टि की गहरी सांस ली थी। वो गैरेज जो उनकी मंजिल थी उससे कुछ दूरी पर ही उन्होंने कारें रोक ली थी। इंजन और हेडलाइटें बंद की गईं। अंधेरे और सन्नाटे में उन्होंने आसपास का निरीक्षण किया, लेकिन उन्हें कोई संदिग्ध चीज़ या हलचल नज़र नहीं आई थी। संतुष्ट होकर उन्होंने दोबारा कारें स्टार्ट की थी और तेज़ी के साथ गैरेज की सीमा में जा घुसे थे। वो हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार थे। खाकी वर्दी में लिपटा एक आदमी ग्रीस में लेथड़े अपने हाथ पहुँचता हिचकिचाता हुआ उनके पास आया। हमें सूचना मिली है कि हमारा एक आदमी जख्मी हालत में यहाँ मौजूद है, देवा ने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। हाँ, वो मेरे ऑफिस में है, मैकेनिक ने कहा। 1 मिनट पहले ही एक डॉक्टर भी उसे देखने पहुंच चुका है। उसने एक छोटी सी गाड़ी की तरफ इशारा किया था जिसे देवा ने फ़ौरन पहचान लिया। वो डॉक्टर की ही कार थी। देवा गाड़ी से उतर गया और मैकेनिक के मार्गदर्शन में एक तरफ चल पड़ा। उसका हाथ जेब में रिवॉल्वर के दस्ते पर जमा हुआ था। देवा को मालूम था कि उसके आदमी मशीन गनों के साथ लोकेशन संभाले सतर्क बैठे हुए थे। वो खुद भी किसी चीते की तरह सतर्क था। गैरेज में पार्टीशन द्वारा बनाए गए एक छोटे से कमरे में पहुंचे। वहाँ कई तरह का काठ कबाड़ बिखरा पड़ा था। डॉक्टर वहाँ मौजूद था। उसने सिर उठाकर देवा की तरफ देखा। वो बेचैन आंखों वाला एक छोटा सा आदमी था, मगर अपने काम में बड़ा दक्ष था। इसकी हालत खतरनाक है, डॉक्टर ने उस जख्मी नौजवान की तरफ इशारा करके कहा, जो कैनवास की एक स्ट्रेचर जैसी चारपाई पर लेटा हुआ था और बेहोश लगता था। इसके सीने में 2 गोलियां लगी हैं, काफ़ी खून बह चुका है। इसे जल्दी से जल्दी ऐसी जगह ले जाना ज़रूरी है
जहाँ मैं इसकी सर्जरी कर सकूँ, टाँके लगा सकूँ। वो नौजवान आंखें बंद किए पड़ा था और उसकी सांस उखड़ी उखड़ी सी चल रही थी। देवा ने पूछा, क्या इस हालत में से कहीं ले जाया जा सकता है? मैं इसे इंजेक्शन दे देता हूँ जिससे इसमें कुछ ताकत आ जाएगी, डॉक्टर ने कहा और एक इंजेक्शन तैयार करके उस नौजवान को लगा दिया। वो लड़का हिम्मती था, मुश्किल से 20 बरस का होगा। उसके चेहरे पर इस समय मौत की जर्दी फैली हुई थी, मगर इंजेक्शन लगते ही थोड़ी देर बाद उसने धीरे से आंखें खोल दी थी। डॉक्टर जल्दी से बोला, इससे बात करने की कोशिश ना करना, इस वक्त इसकी हालत ऐसी नहीं है। उसने खबरदार किया था, मगर देवा ने उसके निर्देश को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। उसने आगे बढ़कर बड़े अपनेपन से उसका हाथ थाम लिया था। नौजवान की आंखों में उभरने वाली चमक से जाहिर था कि उसने देवा को पहचान लिया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और स्फूर्ति की चमक दौड़ गई थी। शायद उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसका बॉस इतनी जल्दी उसकी मदद को आन पहुंचेगा। ये पूर्वी साइड गैंग वालों की करतूत थी ना? देवा ने पूछा। तो वह बलराम के आदमी ने उठाया था। देवा उसके करीब पंजों के बल बैठ गया था। नौजवान में शायद जवाब देने की शक्ति नहीं थी। उसने केवल हल्के से हाँ में सिर हिलाकर पुष्टि कर दी थी। चिंता मत करो, उन्हें उनकी इस करतूत की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। देवा ने जैसे उससे वादा किया था। उसका लहजा कुछ ऐसा था कि गैरेज के मालिक की आंखें भय से फैल गई थी। शायद अब उसे यह एहसास हो रहा था कि वो अपने अंदाज से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक मामले में फंस गया है। देवा ने जब गैरेज वाले से इस मामले में कुछ विवरण जानना चाहा तो उसने बताया कि वो गड्ढे में फंसी कार को निकालने लगा था, जिसे उसने अपनी गाड़ी के साथ बांध कर लाना था। उसके बारे में उसे फ़ोन पर सूचना दी गई थी। वापसी में उसने इस नौजवान को बुरी तरह जख्मी हालत में झाड़ियों के पास पड़े देखा था और तरस खाकर उसे गाड़ी में डाल लिया था। उस समय तक वो कुछ होश में था। उसने प्रार्थना की थी कि उसके बारे में ना तो पुलिस को सूचना दी जाए, ना ही एम्बुलेंस बुलाई जाए। बस एक नंबर पर फ़ोन कर दिया जाए। मैकेनिक ने उसकी बात पर अमल किया था और उसके बताए नंबर पर फ़ोन कर दिया था। तुमने बहुत अच्छा किया, देवा ने उसका कंधा थपक कर कहा। और मेरा ख्याल है कि अब तुम अपनी याददाश्त कमज़ोर होने का सबूत भी दोगे। तुम्हें कतई याद नहीं रहेगा कि ऐसी कोई घटना घटी है। देवा ने 5,000 रुपये उसकी जेब में डाल दिए। वो मुस्कुराया और बोला, जी सर, मेरी याददाश्त तो बचपन से ही बहुत ख़राब है। देवा को खुशी हुई कि मैकेनिक को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। उन लोगों ने अपने ज़ख्मी साथी जॉनी को बड़ी सावधानी से अपनी गाड़ी में डाला था और अपने हेडक्वार्टर ले आए थे, जहाँ डॉक्टर ने नहायत नहायत आपात स्थिति में उसकी जान बचाने की कोशिश शुरू कर दी थी। उस बीच देवा अपने कमरे में आ गया था और उसने खालिद को बुलावा भेजा था। आखिर खालिद उसका फर्स्ट लेफ्टिनेंट था और अफजल ने जाते समय उसे असाधारण रूप से विश्वास प्रकट किया था। देवा के ख्याल में अब खालिद की वफादारी और क्षमताओं को आजमाने का समय आ गया था। खालिद अंदर आया तो उसका मुंह कुछ फूला हुआ था, लेकिन देवा ने उसके इस रवैये की परवाह न करते हुए उसे जॉनी के अपहरण से लेकर उसे होटल में लाए जाने तक के बारे में बता दिया। फिर कहा, डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि पूर्वी साइड वालों को फिर से ऐसी हरकत करने का साहस ना हो। क्या तुम उन्हें ऐसी हरकतें करने से रोक सकते हो? खालिद ने पूछा। बात करते समय भी उसके होठों में लंबी सिगरेट दबी हुई थी। उससे उठते धुएं की लकीर की वजह से उसकी बाईं आंख जरा सी बंद थी। हाँ, मैं उन्हें रोकूंगा, देवा ने मेज़ पर घूंसा मारकर कहा। अगर उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे अपने समेत अपने गैंग के हर आदमी की बलि भी देनी पड़ी तो मैं तैयार हूँ। बहुत समय से हमारी तरफ से नर्म पॉलिसी चली आ रही है। अब मैं उनके साथ वो सलूक करने वाला हूँ कि वो सपनों में भी डर डर कर चीखेंगे। अफजल का ख्याल था कि शरद शिरके को मारकर हमें ज़रा शांति मिलेगी और हम अपने कारोबार की तरफ ध्यान दे सकेंगे। लेकिन उन लोगों को बलराम जैसा लीडर मिल गया, जो शिरके से भी अच्छा लीडर साबित हो रहा है। आज से बस यूँ समझ लो कि हमारे और उनके बीच में ऐलानी जंग हो चुका है। बाकी छोटे मोटे गिरोह की मुझे इतनी फिक्र नहीं है। उनके धंधे भी छोटे छोटे हैं और वो हमसे टक्कर नहीं ले सकते। 2 क्षण रुकने के बाद देवा ठहरे ठहरे से स्थिर और सपाट स्वर में बोला, जॉनी को कत्ल करने की कोशिश करके उन्होंने छेड़खानी में पहल की है, लेकिन उन्हें यह भी अच्छी तरह मालूम होगा कि जॉनी जैसे लड़कों के मरने से भी गैंग नहीं टूटता, या बिखरे दूसरे लड़के फ़ौरन उनकी जगह ले लिया करते हैं। गैंग जब अपने महत्वपूर्ण लोगों को खो देते हैं तब वो टूटते और बिखरते हैं। ऐसे लोग जो इन गिरोह को चला रहे होते हैं। ये बात ज़रूर बलराम जैसा शातिर और चालाक आदमी भी जानता होगा। उसका असली निशाना भी जॉनी जैसे लड़के नहीं होंगे, बल्कि मैं और तुम होंगे। जल्दी उनका रुख हमारी तरफ होने वाला है खालिद। देवा ने रुककर गहरी सांस ली, फिर एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, लेकिन मैं उन्हें इसका मौका नहीं दूंगा। अब इस मामले में मैं पहल करूंगा और इस काम के लिए मैंने तुम्हें चुना है। मैं ही क्यों? खालिद घुर्राया। उसके चेहरे पर तनाव के भाव आ गए थे। क्योंकि ये काम किसी भरोसे के आदमी से लेना चाहता हूँ, जिसके बारे में मुझे विश्वास हो कि वो काम सही तरीके से कर सकता है। देवा ने बेहिचक जवाब दिया। तुम खुद ही ये काम क्यों नहीं कर लेते? खालिद ने जानना चाहा। देवा कुछ सेकंड उसे खामोशी से घूरता रहा। उसके दिल में गुस्सा आग की तरह भड़कने लगा था। उसका अंदाज़ा था कि उस आग की आँच उसकी आंखों से भी झलकने लगी होगी, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, मैं इसलिए इस काम को नहीं कर रहा क्योंकि फ़िलहाल मैं इसे अक्लमंदी नहीं मानता।
गैंग लीडर के रूप में मेरी ड्यूटी यह है कि खुद पर्दे के पीछे रहकर मामलों को चलाऊं और विभिन्न लोगों की योग्यताओं के अनुसार उनके सुपुर्द विभिन्न काम कर दूं। उसका सर स्थिर था। खालिद व्यंग से हंस दिया। उसकी आंखें जैसे कह रही थी, साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम्हारे अंदर इस काम की हिम्मत नहीं है। लेकिन उसने इतनी अक्लमंदी ज़रूर की कि मुंह से कुछ नहीं कहा। देवा की आंखों में शोलों की लपक साफ दिखाई दे रही थी। वो दबे दबे से रोश के साथ गंभीरता से बोला, अगर मैं अपने हाथों से बलराम को कत्ल करना ज़रूरी समझूंगा तो 48 घंटे के अंदर अंदर इस काम को निपटा दूंगा। मेरे लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मैं गैंग के किसी भी आदमी को कभी भी ऐसा कोई काम नहीं बताऊंगा जिसे मैं खुद ना कर सकता हूँ। इससे पहले मैं शरद शेरके और दूसरे लोगों को ठिकाने लगा चुका हूँ। कई बार मैं ये साबित कर चुका हूँ कि मुझे जो काम सौंपा जाता है उसे मैं हर हाल में पूरा करता हूँ, चाहे काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन मैंने तुम्हें ये साबित करते कभी नहीं देखा। ज़रा मैं भी तो तुम्हारी योग्यता का प्रदर्शन देखूँ। तुम्हारे लिए अपनी काबिलियत का सबूत देने का यह स्वर्ण अवसर है, सुनहरा मौका। गुस्से से खालिद का चेहरा जैसे विकृत होकर रह गया था। लेकिन देवा ने जो कहा था उसका जवाब भी खालिद के पास नहीं था। वो थोड़ी देर खामोशी से देवा को घूरता रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो किसी भी क्षण गन निकाल लेगा। देवा उससे पहले गन निकालने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन खालिद ने जल्दी खुद पर कंट्रोल पा लिया था। मैं पूरी तरह रबर रबर का दिमाग नहीं लगता था। उसमें अभी थोड़ा बहुत अकल बाकी थी। मेरे बाद तुम ही गैंग के महत्वपूर्ण आदमी हो खालिद भाई, देवा ने अब कुछ नर्म और मुलायम स्वर में कहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि ये काम तुम ज़रूर अपने हाथों से ही करो। तुम्हें सिर्फ इसकी प्लानिंग ही करनी है। जिन आदमियों से काम लेना ज़रूरी समझो उनसे काम लो। जहाँ तुम्हारी खुद कुछ करना ज़रूरी हो जाए वहाँ खुद करो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये काम हो जाए। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि काम कैसे होगा और तुम किससे क्या काम लोगे। और अगर मैं ये जिम्मेदारी अपने सिर ना लूँ तो खालिद भी कुछ ना कुछ टेढ़ापन दिखाने पर तुला नजर आता था। तो फिर तुम अपने आप को गैंग से बाहर समझना। देवा ने बेचक लेकिन सख्त स्वर में जवाब दिया था। अफजल जो कुछ कहकर गया उसके बावजूद तुम ये बात कह रहे हो। अब खालिद के गुस्से में अविश्वास भी शामिल था। अफजल मुझे गैंग का बॉस बनाकर गया और वही बॉस होता है जिसकी अवज्ञा कोई ना कर सके। मैं अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना जानता हूँ। गैंग में जो भी मेरा ऑर्डर मानने से इनकार करेगा उसके लिए गैंग में कोई जगह नहीं रहेगी। ये नियम तुम पर भी लागू होता है और छोटे मोटे प्यादों पर भी। देवा ने एक पल में रिवॉल्वर जेब से निकालकर मेज पर रख दिया और गैन गंभीर ठंडे स्वर में बोला, मेरे पास अपनी अथॉरिटी प्रकट करने का सबसे बड़ा साधन ये है। अब देवा पलक झपकाए बगैर खालिद की पीली आंखों में देख रहा था। खालिद कुछ सेकंड स्तब्ध सा बैठा रहा, फिर उठते हुए बोला, ठीक है, मैं ये काम कर लूँगा। उसके जाने के बाद देवा सोचता हुआ दरवाजे को घूरता रहा था। फिर उसके होंठों पर एक गुप्त सी क्षीण मुस्कुराहट आ गई थी। उसे उम्मीद बन चली थी कि वो इस अड़ियल घोड़े को सधा लेगा और उसे गैंग के लिए ज़्यादा फायदेमंद बना सकेगा। वो थोड़ी देर और इसी तरह बैठा सिगरेट फूकता रहा था और बलराम के बारे में सोचता रहा था। बलराम वाकई एक चतुर योजनाकार था। अब अपनी योजनाओं पर अमल करवाने के लिए उसके पास एक शक्तिशाली गैंग मौजूद था। वो सही मायनों में देवा के गैंग का प्रबल प्रतिद्वंदी था। देवा को ऐसा लगता था कि उसने अपने गैंग को और ज़्यादा ताकतवर और मजबूत बनाने की जो योजनाएं बनाई थी उन पर बलराम ने पहले ही अमल शुरू कर दिया था। इधर उत्तरी साइड के बारे में भी देवा को सूचनाएं मिल रही थी कि वहाँ के 3 गिरोह ने मिलकर एक बड़े गैंग के रूप में उभरने के लिए योजनाएं बनानी शुरू कर दी थी। इसका मतलब था कि जल्दी ही शहर में 2 के बजाय 3 बड़े और शक्तिशाली गैंग सक्रिय हो जाने वाले थे और वो अपने धंधे एक दूसरे के इलाकों में फैलाने की कोशिश करने वाले थे। उस स्थिति में सबसे ताकतवर और सबसे खूंखार गैंग ही अपनी रक्षा कर सकता था। देवा इस स्थिति से भयभीत नहीं था। वो किसी भी मौके और हालात के लिए पूरी तरह तैयार था। कुछ देर बाद देवा ने घंटी बजाई। चूहे जैसी शक्ल का अन्ना फौरन अंदर हाजिर हो गया। जरा नीचे जाकर देखो, देवा बोला। तम्बाकू स्टोर में हमारे कितने आदमी हैं और कौन कौन है। अन्ना 5 मिनट बाद लौट आया और उसने देवा को उन लोगों के नाम बताए थे जो नीचे तम्बाकू स्टोर में मौजूद थे। देवा ने कुछ सेकंड जैसे उन नामों पर सोचा, फिर कहा, मारियो डिकोस्टा को यहाँ भेजो। कुछ सेकंड में ही मारियो आ पहुंचा। वो छरहरे शरीर का फैशनेबल प्रोफेशनल था। हमेशा मॉडर्न स्टाइल के कपड़े पहना करता था और अच्छा खासा शरीफ आदमी नजर आता था। मारियो गैंग का चीफ गनमैन था। बंदूकों का इस्तेमाल बड़ी निडरता से और बेहिचक करता था और गजब का निशानेबाज था। देवा भी दिल ही दिल में उसकी क्षमताओं का प्रशंसक बन चुका था। बैठो मारियो, देवा ने गहरी निगाहों से उसका निरीक्षण करते हुए कहा। मैं तुम्हें एक काम सौंपना चाहता हूँ। मारियो की पतलून की क्रीज तलवार की धार जैसी थी। वो सावधानी से कुर्सी पर बैठ गया। उसने चांदी के लाइटर से इम्पोर्टेड सिगरेट सुलगाई और देवा की तरफ देखने लगा था। तुम पूर्वी साइड गैंग के किसी आदमी को जानते हो? देवा ने पूछा। कुछ लोगों को, सिर्फ चेहरों से पहचानता हूँ, मारियो ने सतर्क लहजे में जवाब दिया। उसकी आंखें कुछ सिकुड़ गई थी। सवाल शायद उसके लिए अनपेक्षित था। क्या बात है बॉस? मारियो ने पूछा। मैं चाहता हूँ कि तुम उनमें से किसी एक को उठा लाओ, देवा ने कहा। मैं समझा नहीं बॉस। मारियो कुछ उलझ कर बोला था। मुझे बलराम के गैंग का एक आदमी चाहिए। वो गैंग में जितना महत्वपूर्ण हो उतना ही अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे यहाँ लेकर आओ। मुझे इससे सरोकार नहीं कि तुम ये काम कैसे करते हो। बस जब वो आदमी यहाँ पहुँचे तो उसे ज़िंदा होना चाहिए।
मैं उससे बलराम गैंग के धंधों और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में जानकारियां प्राप्त करना चाहता हूँ, देवा ने बता दिया। लेकिन बॉस, उसका कोई आदमी मुंह नहीं खोलेगा, मारियो ने हिचकिचाहट भरे स्वर में कहा। इसकी फिक्र ना करो, देवा ने लापरवाही से हाथ हिलाकर कहा। तुम्हें शायद पता नहीं कि हमारे पास एक छोटा सा तहखाना भी है, तुमने वो देखा है? नहीं, लेकिन उसके किस्से सुने, मारियो ने जल्दी से कहा। उसके चेहरे पर जर्दी झलक आई थी। तुम किसको लाओगे, उसकी ज़ुबान खुलवाने का काम मुझ पर छोड़ दो। उसको जो कुछ भी मालूम होगा ज़रूर बताएगा। अगर किसी ऐसे आदमी को लिया जिसके पास कुछ ज़्यादा और काम की जानकारी हुई तो तुम्हें 50,000 का नगद इनाम दिया जाएगा, देवा ने गंभीर लहजे में कहा था। मारियो ने सहमति में सिर हिलाया, उठकर बाहर निकल गया। रात का 1 बज चुका था और देवा को भी करीना की याद आने लगी थी। उन्होंने इकट्ठा रहने के लिए जो फ्लैट लिया था, उसमें उनके दिन रात बड़े रंगीन और मस्ती भरे गुजर रहे थे। दोनों एक दूसरे की संगत में बेहद खुश थे। देवा को यकीन था कि इस वक्त भी करीना अपने शरीर की तमाम मस्तियों के साथ अपनी गर्म गुदाज बाहें फैलाए उसकी प्रतीक्षा में होगी। वो घर पहुंचा तो उसने करीना को बेड पर तकियों के सहारे बैठे पाया। एक मैगजीन उसकी गोद में खुली पड़ी थी, लेकिन शायद करीना का ध्यान उस मैगजीन की तरफ नहीं था। करीना अधखुली आंखों से हवा में घूरते हुए न जाने क्या सोच रही थी। उसके शरीर पर एक पारदर्शी सी नाइट थी, जिसमें से झांकते हुए उसके भरपूर विकसित अंग प्रत्यंग झांक झांक कर प्रलय मचा रहे थे। मगर इस वक्त उसे शायद इसका भी होश नहीं था। क्या हुआ डियर? देवा ने उसे बाहों के घेरे में भीजते हुए चिंतित स्वर में कहा। अभी तो हमें साथ रहते 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, हमारी शादी भी नहीं हुई, तुमने उससे पहले ही दुखी रहना शुरू कर दिया है। ऐसी बात नहीं है, करीना फंसी फंसी सी आवाज़ में बोली थी। मैं तो तुम्हारे साथ रहते हुए बहुत खुश हूँ, इसलिए परेशान भी हूँ। ये क्या बात हुई? देवा ने हैरत से कहा। तुम मेरे साथ रहकर खुश भी हो और परेशान भी? हाँ, मेरे दिल में हर वक्त ये डर समाये रहने लगा है कि कहीं ये खुशी मुझसे छीन न ली जाए। वो सिसक कर देवा के सीने से लगते हुए बोली। आज मैंने सोचा तो एहसास हुआ कि तुम्हारी ज़िंदगी कितने खतरों में घिरी रहती है। अब जबकि तुम अफजल की जगह गैंग के लीडर बन गए हो तो तुम्हारे खतरे और भी बढ़ गए। हर गैंग तुम्हें रास्ते से हटाने के चक्कर में होगा। अब तुम्हें हर समय अपने साथ बॉडीगार्ड रखने चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं सुबह इस बारे में सोचूंगा, देवा ने कहा। और मैंने सोचा है कि हमें घर पर भी कोई हथियार ज़रूर रखना चाहिए, करीना ने गंभीरता से कहा। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं घर पर भी एक मशीन गन ला कर रख दूंगा, देवा ने सोचते हुए जवाब दिया था। वैसे किसी को यहाँ के बारे में मालूम नहीं है। अगर मालूम भी हो तो ऐसी भरी पूरी जगह पर हमें मार डालने की कोशिश करके कोई अपनी बेवकूफ़ी का सबूत नहीं देगा। इस बारे में तुम इतने विश्वास से कुछ मत कहो देवा, करीना ने चिंतित स्वर में कहा। सारे गिरोह में लालच और खूंखार इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। ऐसे में कहीं भी कुछ भी हो सकता है। हमें खामखा की खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। क्या बात है, क्या अचानक ही तुम बुज़दिल हो गई हो? देवा ने कुछ आश्चर्य से करीना की तरफ देखा। ऐसी कोई बात नहीं है, करीना जल्दी से बोली थी। तुम्हें मालूम ही है कि मैं कई बार अपनी निर्भीकता और दिलेरी का सबूत दे चुकी हूँ, लेकिन मैं अनावश्यक रूप से और मूर्खतापूर्ण ढंग से खतरे मोल लेने के हक में नहीं हूँ। अब मैं ज़िंदगी के बारे में किसी और तरीके से सोचने लगी हूँ। ऐसे में भगवान न करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ ना कर सकूँगी। देवा घुमा फिरा वाली बातों पर ज़्यादा सिर नहीं खपाता था, इसलिए उसने करीना की बातों को गहराई से समझने की या उससे कोई स्पष्टीकरण लेने की कोशिश नहीं की थी। वो कपड़े बदल कर बेड पर करीना के बगल में लेट गया था। लेकिन अगले दिन नाश्ते की मेज पर देवा अखबार देखकर हैरान रह गया था। सभी अखबारों में मोटे शीर्षकों के साथ अलग अलग शब्दों में लेकिन एक ही खबर छपी हुई थी, जिसका अर्थ था गैंग लीडर फरार हो गया। खबरों में नीचे विस्तार से लिखा था कि गैंग लीडर अफजल सुल्तान शहर से फरार हो गया था और नवयुवक सुरेंद्र पाल ने उसकी जगह गैंग की सरदारी संभाल ली थी। खबर में एएसपी जयंत तांबरे का इंटरव्यू भी शामिल था, जिसमें उसने सफलता का सेहरा अपने सिर बांधा था। खबरें दरअसल तांबरे के इंटरव्यू पर ही आधारित थी। तांबरे ने अपने और अपने डिपार्टमेंट की कार्यकुशलता का बखान करते हुए कहा था कि वो लोग अफजल के गैंग पर घेरा तंग करने की निरंतर कोशिश कर रहे थे और उनकी कोशिशों से ही दरअसल गैंग की चूलें हिल गई थी। गैंग बिखर कर रह गया था, इसलिए अफजल ने भाग जाने में ही अपना भला समझा था। कानून के रखवालों को उस गैंग का ताना बाना तोड़ने में निसंदेह बहुत मेहनत करनी पड़ी थी और उन्होंने जान पर खेल कर ये काम किया था, वगैरह वगैरह। तांबरे ने अपने आप को एक हीरो, एक कर्तव्यपरायण पुलिस ऑफिसर, एक देशभक्त और न जाने क्या क्या साबित करने की कोशिश की थी। अखबारों को अफजल के फरार की खबर भी उसी ने उपलब्ध कराई थी। यह अंदाज़ा लगाना देवा के लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं था। खबर पढ़ते हुए बार बार देवा के दिमाग में वो दृश्य उभर रहा था जब जयंत तांबरे उसे अपना महीना लेने आया था। हरामज़ादा! आखिर देवा अखबार एक तरफ फेंकते हुए फुफकारा था। मैं उस सुअर के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। उस दिन जब देवा ऑफिस जाने के लिए निकला था तो गुस्से में इस तरह गाड़ी चला रहा था कि दूसरी गाड़ियों ने और पैदल राहगीरों ने होटो ही होटो में दर्जनों जगह पर उसे कोसा था। मगर जब वो ऑफिस पहुंचकर अपनी कुर्सी पर बैठा था तो उस समय तक उसका क्रोध और आक्रोश भड़कती ज्वाला के बजाय ज्वालामुखी का रूप ले चुका था। एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके ऊपर प्रकटतया बर्फ जमी हुई थी। देवा का ऐसा गुस्सा बहुत खतरनाक माना जाता था। पिछले 1 घंटे से जॉइंट कमिश्नर कैलाश पवार हर 5 मिनट बाद लगातार फोन कर रहा था।
वो तुमसे फ़ौरन बात करना चाहता है। ऑफिस पहुंचकर कुर्सी पर उसके बैठते ही गार्ड अन्ना ने उसे बताया था। उसने कहा है कि जैसे ही तुम आओ उससे बात कर लो। ऐसा लगता है वो किसी बात पर सख्त परेशान हो रहा है। भाड़ में जाए जेसीबी। देवा कर रहा है, उसे ज़रूरत होगी तो एक बार फिर कॉल कर लेगा। और माल खाता है तो काम भी उसी को करना चाहिए। उसके साथ ज़रा सावधानी से बात करने का है भाई। अन्ना ने उसे होशियार किया। वो बहुत शैतान ऑफिसर है, एक नंबर का कमीना और मक्कार। वो किसी भी गैंग लीडर से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसके पास कानूनी सुरक्षा पुलिस की ताकत है। वो उसका नाजायज़ इस्तेमाल करना खूब जानता है। कुछ खास बदमाश किस्म के पुलिस वालों को तो उसने बाकायदा अपना कारिंदा ही बना रखा है। निजी दुश्मनी की बिना पर वो कई लोगों को उन पुलिसों से उठवाकर लंबी सैर के लिए भिजवा चुका है। उससे खबरदार रहने का है। अन्ना यूं तो एक अनौपचारिक गार्ड ही था, मगर देवा जानता था कि वो पुराना और बहुत काम का आदमी था। देवा ने उसकी बात बड़े गौर से सुनी थी और फिर जैसे ठंडे दिमाग से उस पर विचार किया था। फिर उसने गुर्राने वाले ढंग से हुंकार भरकर फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ा दिया था। कैलाश पवार का नंबर मिलाकर वो इंतज़ार करने लगा था। कुछ सेकंड बाद रिसीवर में जो खरखराती हुई आवाज़ उभरी, उसे देवा ने फ़ौरन पहचान लिया। मैं सुरेंद्र पाल, देवा ने कहा। सुरेंद्र पाल? जेसीबी कैलाश पवार ने उसका नाम सुनकर दोहराते हुए कहा था। मैंने सुना है कि अफजल सुल्तान शहर छोड़कर भागा है, और अब उसकी जगह तुम गैंग के करता धरता हो। हाँ, ये सही है, देवा ने गर्मापूर्ण लहजे में जवाब दिया था। क्या तुम्हें मालूम है कि अफजल के साथ मेरे कुछ मामले सेट थे? पवार ने कुछ सतर्क लहजे में पूछा था। हाँ, मुझे मालूम है। अफजल मुझे सब कुछ विस्तार से समझा कर गया है, और सब कुछ कोड वर्ड्स के साथ लिखित रूप में भी मौजूद है। जिन लोगों को जो हफ्ता या महीना जाता था, वो उसी तरह भेजा जाता रहेगा। मैं उसी तरह मामलों को चलाता रहूँगा जिस तरह अफजल चलाया करता था। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, देवा ने कटाक्ष भरे स्वर में कहा था। मगर कैलाश पवार का ध्यान इस वक्त देवा के लहजे की तरफ नहीं था। वो जल्दी से कुछ सहमे हुए ढंग से बोला। फ़ोन पर इस किस्म की बातें नहीं किया करते। तुम्हारा मतलब कि सब कुछ पहले की तरह है? बिल्कुल, बल्कि पहले से भी अच्छा है, देवा ने कहा। अपेक्षा होठों पर मुस्कुराहट थी। और हमें तुमसे भी पहले की बजाय ज़्यादा उम्मीद है। ठीक है, लेकिन मामलों को मीडिया से दूर रखो, जॉइंट पुलिस कमिश्नर कैलाश पवार ने निर्देश दिया। अगर तुम्हारे पुलिस वालों को हीरो बनने का और मीडिया के सामने बकबक करने का शौक ना हो, तो गिरोह की खबरें मीडिया में ना आए, जैसे कि आज अखबारों में और टीवी चैनलों में आई हैं। देवा ने अपने लहजे की शुष्की छुपाने की कोई कोशिश नहीं की थी। कई पुलिस वालों की अपनी समस्याएं होती हैं। कैलाश पवार ने हल्का सा कहका लगाकर खुशमिजाजी का सबूत देने की कोशिश की थी। देवा को उसकी आवाज़ बतख की आवाज़ जैसी लगी थी। पवार बात जारी रखते हुए बोला। आखिर बेचारे पुलिस वालों को भी तो अपनी नौकरियां बरकरार रखनी है ना। ये तभी संभव है जब वो अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते रहें। इसके जवाब में देवा धीरे से गुर्रा कर रह गया था। फिर कैलाश पवार जैसे मतलब की बात पर आते हुए बोला था। ठीक है, मैं कल शाम महेश को तुम्हारे पास भेजूंगा। उसके स्वर में जो संदेश छुपा हुआ था उसको समझकर देवा ने फिर एक बार हल्के से गुर्रा कर रिसीवर रख दिया था। देवा को अंदाज़ा हो गया था कि कैलाश पवार उस खबर से परेशान होकर बार बार फ़ोन कर रहा था कि अफजल सुल्तान शहर छोड़कर चला गया है। अफजल की तरफ से जिन लोगों की मासिक रकमें बंधी हुई थी, उनमें जेसीपी कैलाश पवार भी शामिल था। उसे शायद ये धड़का लग गया कि कहीं उसका मासिक भत्ता बंद तो नहीं हो जाएगा। जेसीपी कैलाश पवार ने अगले दिन जिस महेश को देवा के पास भेजने की बात की थी, वो पुलिस का नौजवान वकील था। वो एक योग्य वकील था, लेकिन चूंकि वो कैलाश पवार के मातहत था, इसलिए खाली समय में उसे अपने बॉस के लिए रकमें जमा करने की ड्यूटी भी निभानी पड़ती थी। अफजल के शहर छोड़े जाने की खबर मीडिया में आने के बाद रिपोर्टरों ने सुबह से ही उसके हेडक्वार्टर पर दावा बोल दिया था। वो सब देवा से मिलना चाहते थे, लेकिन देवा ने उन्हें मिलने से इनकार कर दिया था। उसे पब्लिसिटी का शौक नहीं था। उसके ख्याल में उस जैसे लोगों का मीडिया में सूरत दिखाना उसके हक में अच्छा नहीं था। देवा का सोचना था कि मीडिया में उसका जिक्र जितना भी कम से कम हो उतना ही अच्छा था। रफ्ता रफ्ता सभी रिपोर्टर निराश होकर वापस चले गए थे। दोपहर बाद अन्ना एक पर्ची लेकर देवा के पास आया था। सफ़ेद कागज़ के छोटे से टुकड़े पर बढ़िया राइटिंग में नहायत सलीके से छोटा सा मैसेज लिखा हुआ था। लिखावट पर एक नज़र डालने पर यह अंदाज़ा हो जाता था कि वो किसी स्त्री के द्वारा लिखा गया था। डियर सुरेंद्र पाल, क्या मैं 5 मिनट के लिए आपसे मिल सकती हूँ? एडवांस में थैंक यू। देवा के माथे पर बल पड़ गए। उसने सिर उठाकर अन्ना की तरफ देखा। कौन है ये औरत? ये तो मैं नहीं जानता बॉस, अन्ना ने क्षमा याचना के से ढंग में कहा। मैंने इससे पहले उसे कभी नहीं देखा, लेकिन है बड़े गजब की आइटम। अन्ना की एकाक थोड़ी सी दब गई थी। देवा ये सुनकर कुछ नरम पड़ गया तो उत्सुकता से बोला था। वो कोई गन गर्ल या इसी किस्म की कोई चीज़ तो नहीं लगती? नहीं, वो हमारे धंधे की नहीं लगती। उसके चेहरे पर इतनी शालीनता है कि उसने शायद कभी किसी चींटी को भी पाँव से न कुचला। अन्ना ने चेहरे से पहचानने का सबूत पेश करने की कोशिश की थी। ठीक है, मैं उससे मिलने का खतरा मोल ले लेता हूँ, भेजो उसे। देवा के कहने के कुछ सेकंड बाद सोनाली ने कमरे में कदम रखा तो देवा को एहसास हुआ कि उस जैसी खूबसूरत और आकर्षक महिला से मिलने का फैसला करके उसने अच्छा ही किया था। वो देवा के अंदाज़ों से ज़्यादा और अन्ना की तारीफ से कहीं बढ़कर आकर्षक थी, जवान थी, हसीन थी। उसके अलावा उसकी पर्सनैलिटी में एक अलग किस्म की गरिमा और दर्प की झलक थी। वो इस किस्म की लड़कियों में से थी जिन्हें देखकर युवकों के दिलों में खामा का उससे जान पहचान बढ़ाने की इच्छा बलवती हो जाती थी। उसके अंग किसी एथलीट की तरह बेहद गठे हुए और सुडौल थे।
उसने अच्छे कपड़े पहन रखे थे और बड़ी कर्मापूर्ण चाल चलती हुई देवा के ऑफिस में दाखिल हुई थी। कैसे हैं आप? उसने हाथ मिलाने के लिए बढ़ाते हुए बड़ी शालीनता से पूछा। देवा ने उसका हाथ थाम लिया और उसका जी चाहा था कि कुछ देर के लिए हाथ को थामे ही रखे, लेकिन फिर उसने भी सभ्यता और शालीनता दिखाते हुए हाथ छोड़ दिया और कोशिश करके शालीनता से मुस्कुराते हुए बोला था, मैं ठीक हूँ, आशा है आप भी बेहतर होंगी। लड़की की शख्सियत की तरह उसकी आवाज़ भी बहुत मधुर और सुरीली थी, बिल्कुल चांदी की घाटियों की तरह। उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता की चमक थी। मैं आपके पास मदद की छोटी सी फरियाद लेकर आई हूँ सुरेंद्रपाल साहब। सोनाली का लहजा कुछ और मधुर हो गया था। मेरे आंकलन के अनुसार आप जैसे इंसान अक्सर निडरता और हमदर्दी के गुणों से सपना माल होते हैं और विशेष परिस्थितियों में वो दूसरों के कामों में आने की भरपूर कोशिश किया करते हैं। ओह हाँ। देवा कुछ पल के लिए हड़बड़ा गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर वो क्या कहे। फिर वो जल्दी से बोला था, मैं आपके लिए जो भी संभव हो सका ज़रूर करूँगा। मुझे उम्मीद थी, सोनाली आकर्षक अदा से बोली। फिलहाल समस्या यह है कि मैं नौकरी कर रही हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, परंतु इस वक्त मेरी नौकरी का सारा दारोमदार आप है। आप चाहें तो मेरी नौकरी जारी रह सकती है, ना चाहें तो ख़त्म हो सकती है। इस शहर में आप इकलौते आदमी हैं जिसके हाथ में ये काम है। ये भला कैसे संभव है? देवा ने आश्चर्य और उलझन से कहा। मैं अपनी बात को स्पष्ट करती हूँ, सोनाली ने कहा। बात दरअसल ये है कि मैं डेली पेपर टाइम्स में काम करती हूँ। मेरे सिटी एडिटर का हुक्म है कि अगर मैं आज आपका इंटरव्यू लेने में सफल ना हो सकी तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। यह है सारी समस्या सुरेंद्रपाल साहब। ओह, तो तुम अखबारी रिपोर्टर हो? देवा आश्चर्य से चिल्ला उठा। सुबह से मैं रिपोर्टर से मिलने से इनकार कर रहा हूँ और तुम यहाँ तक आ पहुँची? मुझे मालूम था कि आप किसी रिपोर्टर से मिलने को तैयार नहीं हैं। सोनाली के मधुर स्वर में थोड़ी सी निराशा और उदासी झलक आई थी। लेकिन आप मेरी मजबूरी समझ सकते हैं कि मेरा आपसे मिलना कितना ज़रूरी था। मुझे अपनी नौकरी बचानी थी, इसलिए मैं किसी न किसी तरह यहाँ तक तो पहुँच गई, लेकिन लगता है मैं अपनी नौकरी नहीं बचा सकूँगी। उसकी आवाज़ भर्रा गई थी और एक हल्की सी सिसकी लेकर रह गई थी। अनायास वो बहुत पीड़ित और दयनीय से नजर आने लगी थी। देवा ने भड़क कर कुछ कहना चाहता मगर कह ना सका था। वो केवल खकार कर रह गया था। उसने एक सिगरेट सुलगाई, लंबा कश लेकर नमी से बोला, देखो मैडम, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने कारोबार और गतिविधियों के बारे में बताऊं तो मैं वो नहीं बता सकता। ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था, सोनाली ने जल्दी से कहा था। उसकी आंखें फैल गई थी। यह अपेक्षा तो मैं पाल ही नहीं सकती थी कि आप मुझे अपने बिजनेस के बारे में कुछ बताएंगे। ना ही मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि आपसे इस बारे में कोई सवाल पूछूं, चाहे मामला मेरी नौकरी का ही क्यों ना हो। उसने पहलू बदला, कुछ देर कुछ सोचती रही, फिर बोली, मैं तो सिर्फ पुष्टि करने आई थी कि आप वास्तव में मिस्टर अफजल शहर छोड़कर चले गए और उनकी जगह जिम्मेदारियां आपने संभाल ली। यदि ये सच है तो मुझे इस पर बहुत आश्चर्य होगा। क्यों? देवा ने भौहें उचकाई। क्योंकि आप तो बहुत कम उम्र युवक हैं। क्या आप इतने बड़े गैंग, मेरा मतलब है इतने बड़े कारोबार की जिम्मेदारियां संभाल सकेंगे? तमाम समस्याओं से निपट सकेंगे? इस तरह बातें शुरू हुई थी, फिर होती ही चली गई थी। 20 मिनट की बातचीत इस काबिल तो ज़रूर थी कि उसने एक अच्छा खासा इंटरव्यू तैयार किया जा सकता। देखने में तो सोनाली के सभी सवाल हानि रहित थे। उसने ज़्यादातर वही बातें पूछी थी जो पहले से ही आम लोगों की जानकारी में थी या फिर जल्दी सबको मालूम हो जाने वाली थी। लेकिन देवा को अंदाज़ा नहीं हो सकता था कि जवाब देते समय वो कितना आगे बढ़ गया था और कितना सावधान रह पाया था। वो वार्तालाप के प्रवाह में काफ़ी हद तक बह गया था। वैसे भी देवा को इंटरव्यू देने का कोई अनुभव नहीं था, ना ही वो मीडिया वालों के दांव पेचों को समझता था। उसे तो जिस तरह बात करनी आती थी उसने कर डाली थी। बातों के दौरान सोनाली ने कहा, मुझे विश्वास है आप एक अच्छे पति भी साबित होंगे। आप जैसे लोग जो खतरों भरी ज़िंदगी गुजारते हैं आमतौर पर एक सुख शांति भरी घरेलू जीवन चाहते हैं, इसलिए वो पत्नी को बहुत खुश रखते हैं। कहते हुए सोनाली की खूबसूरत आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी। इस तरह की बातें छेड़कर वो देवा को प्यार, मोहब्बत, शादी और घरेलू ज़िंदगी के विषयों की तरफ ले आई थी। प्रकटतः वो आम सी बातें कर रहे थे, लेकिन सोनाली ने बीच बीच में विभिन्न विषयों पर देवा की निजी राय भी उगलवा ली थी। वो चाहती तो इस बातचीत के आधार पर ही काफ़ी सनसनीखेज इंटरव्यू तैयार कर सकती थी, जिससे कुछ किस्म की सुर्खियां भी निकाली जा सकती थी। मोहब्बत के बारे में एक गैंग लीडर के दृष्टिकोण। गैंग लीडर कैसी घरेलू जिंदगी के सपने देखता है? देवा की सोनाली के साथ बातचीत जारी थी कि अचानक सोनाली ने पूछ लिया था, बातों बातों में हल्का सा जिक्र, क्या कभी किसी लीना नामक महिला से भी आपकी जान पहचान रही थी? इस सवाल से देवा को झटका लगा था। वो अनायास उसी आवाज़ में कुछ कहने जा रहा था, मगर ऐन वक्त पर उसने खुद को रोक लिया था और कोई कड़ी या आश्चर्य भरी प्रतिक्रिया प्रकट करने से बचा रहा था। सोनाली का यह सवाल कुछ कुछ ऐसा ही था जैसे कोई मजनू से पूछता है कि क्या वो लैला को जानता था। यूं प्रलंकारी डांसर देवा की ज़िंदगी में पहला प्यार थी, जिसकी याद आज भी देवा की नसों में चिंगारियां दौड़ा रही थी। लीना के प्यार नहीं तो देवा को ऐसा दीवाना कर दिया था कि उसने लड़कपन में ही शहर के एक बड़े और खतरनाक गैंग के सरदार विनायक शेट्टी को मार डाला था। यह भी नहीं सोचा था कि उसके इस कदम का परिणाम क्या होगा। सोनाली के इस सवाल ने देवा के दिमाग में उस इश्क की तमाम बातें इस तरह ताज़ा कर दी थी जैसे उसकी आंखों के सामने कोई फिल्म चल रही हो। उस इश्क का अंजाम हालांकि दर्दनाक था और लीना की बेवफाई का जख्म अब भी कभी कभार उसे टीसें दे जाता था, मगर सोनाली का सवाल सुनकर उसने आंखें सिकोड़ ली थी। उसकी आंखों में हल्के हल्के से मैत्री भाव का जो रंग छलक आया था वो एकदम गायब हो गया। वातावरण में एक बनाम सा
बेनाम सा बेनाम या तनाव और भारीपन लौट आया था। नहीं, देवा ने शुष्क स्वर में जवाब दिया। मैं इस नाम की किसी भी लड़की को नहीं जानता। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने एक बार उसका भी इंटरव्यू लिया था, सोनाली ने जवाब दिया। उसके कमरे में एक नौजवान की तस्वीर लगी हुई थी। आपकी शक्ल उस तस्वीर वाले नौजवान से बहुत मिलती है, खासतौर पर आंखें। देवा के दिमाग में हलचल सी मच गई थी। उसकी जानकारी के अनुसार लीना के पास उसकी कोई तस्वीर मौजूद नहीं थी। सच्ची बात तो यह थी कि देवा को याद ही नहीं था कि होश संभालने के बाद कभी किसी ने उसकी कोई तस्वीर खींची हो। होश संभालने के बाद वो जानबूझकर तस्वीर खिंचवाने से बचने लगा था। उसका ख्याल था कि तस्वीर कभी भी गलत हाथों में जा सकती थी और किसी गलत मौके पर शनाख्त का कारण बन सकती थी। सोनाली बात जारी रखते हुए कह रही थी, एक और लड़की के बारे में भी पूछती चलो। क्या आप भूरे बालों वाली इस लड़की से दोबारा भी मिले थे जो उस रात आपके साथ थी, जिस तरह रॉक्सी क्लब में शरद शिर्के का कत्ल हो गया था? इस सवाल पर देवा के लौ स्नायु भी कुछ पल के लिए झंझना कर रह गए थे। सोनाली करीना के बारे में पूछ रही थी, जो उस रात गन गर्ल के रूप में देवा के साथ रॉक्सी क्लब गई थी। उसी के सहयोग से देवा ने शरद शिर्के को कत्ल किया था। उस रात क्लब में करीना की मौजूदगी के बारे में देवा के सिवा कोई नहीं जानता था। फिर ये सवाल इस पत्रकार लड़की ने क्यों पूछा? देवा ने सोचा। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम किस तरह की बातें कर रही हो, देवा त्योरी चढ़ाकर बोला था। उस रात वास्तव में मैं भी किसी के साथ रॉक्सी क्लब में मौजूद थी और मेरे साथी ने मुझे क्लब में मौजूद खास खास लोगों के बारे में बताया था। वो सब कुछ जानता था। आपके बारे में उसने कहा था कि आप अभी ज़्यादा मशहूर आदमी नहीं है, लेकिन लक्षण बताते हैं कि आपने अपने लिए जो फील्ड चुनी है उसमें बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत नाम कमाएंगे। सोनाली हौले से हंसी थी। कौन था तुम्हारा साथी? देवा ने पूछा। मेरे ख्याल में ये बताना उचित नहीं होगा, सोनाली ने मोहक मुस्कान के साथ जवाब दिया था और जाने के लिए उठ खड़ी हुई थी। हाथ मिलाने के लिए बढ़ाकर बोली, मुझे एहसास है कि आपका वक्त बहुत कीमती है। मैं आपका और वक्त नहीं लूँगी। शायद हम आइंदा कभी बैठकर गपशप कर सके। बहरहाल, एक दिलचस्प इंटरव्यू के लिए थैंक्स। आपने मेरी नौकरी बचाने का सामान इकट्ठा कर दिया। वो विदा हो गई तो जैसे देवा के दिमाग से वो सम्मान खत्म हो गया जो उसकी उस मौजूदगी की वजह से था। उसकी शख्सियत और खूबसूरती के जादू से बाहर आकर देवा ने महसूस किया था कि अपनी आदत के विपरीत उसकी बातचीत के संबंध में आकर बहुत ज़्यादा बोल चुका था। वो अजनबियों से तो क्या अपने करीबी लोगों से भी ज़्यादा नहीं खुला करता था, लेकिन सोनाली को वाकई अच्छा खासा इंटरव्यू दे बैठा था। यकीनन वो बड़े से बड़े रूखे सूखे और सख्त जान आदमी को भी बातचीत के लिए राज़ी करने के आर्ट में माहिर थी। इस सवाल ने भी देवा के दिमाग में खलबली मचा दी थी कि वो इतना कुछ कैसे जानती थी। उसके अतीत के बारे में सवाल करने का उसका उद्देश्य क्या था? देवा ने इन बातों के बारे में जितना ज़्यादा सोचा था उतना ही उसकी चिंता बढ़ती गई थी। उसके दिल और दिमाग में हलचल मची हुई थी। आखिर उसने अपनी बेचैनी से मजबूर होकर फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ा दिया था। कुछ सेकंड बाद ही वो डेली टाइम्स के नंबर डायल कर रहा था। लाइन मिल जाने पर उसने मिस सोनाली मुखर्जी से बात कराने के लिए कहा। इंतज़ार के कुछ सेकंड देवा ने बड़ी व्याकुलता और व्यग्रता से गुजारे थे। फिर उसने बहुत आहिस्ता से रिसीवर क्रैडल पर रख दिया था। देवा के जबड़े बिछे हुए थे और सिर कुछ चकरा रहा था। आंखें शून्य में किसी अदृश्य चीज़ को घूर रही थी। अखबार के ऑफिस से देवा को बताया गया था कि वहाँ सोनाली मुखर्जी नाम की कोई लड़की काम नहीं करती। ना ही अतीत में वहाँ कोई इस नाम की लड़की ही नौकरी कर चुकी थी। तो फिर वो लड़की कौन थी और उसका मुझसे मिलने का ध्येय क्या था? देवा अपने आप से पूछ रहा था, मगर उसके पास अपने ही इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। जॉनी नामक वो युवक जिसका पूर्वी गैंग वालों ने अपहरण कर लिया था और जिसे यातनाएं देने के बाद गोली मार दी गई थी, बच ना सका था। जिस रात देवा और उसके साथी एक डॉक्टर की निगरानी में सख्त जख्मी हालत में गहरे से उठाकर लाए थे, उससे अगली सांझ को ही वो दम तोड़ गया था। उसे बचाने की डॉक्टर की तमाम कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी थी। मरने से पहले जॉनी घटना का विवरण भी नहीं बता सका था, ना ही उन लोगों के बारे में कुछ कह सका था जिन्होंने उसके साथ ये अमानवीय सलूक किया था। देवा कुछ देर तक मुर्दा जॉनी के पास दुखी सा खड़ा रहा था। फिर उसने अपने गैंग के समस्त साथियों को आदेश दिया था कि वो चार चार की टोलियों में आएं और अपने दिवंगत साथी का अंतिम दर्शन कर लें। इंसानी मानसिकता के बारे में उसका जो ज्ञान था उसे ध्यान में रखते हुए देवा को उम्मीद थी कि अपने नौजवान साथी को यातनाओं द्वारा विवश लाश को देखकर और उसके सीने में दो गोलियां घुसी पाकर उसके आदमी के दिलों में प्रतिशोध की तीव्रतम भावनाएं भड़क उठेंगी। देवा यही तो चाहता था। वो खुद भी पूर्वी गैंग वालों से उस कत्ल का प्रतिशोध लेने के दिल में पक्का निश्चय कर चुका था। गैंग के सभी लोग जब जॉनी के अंतिम दर्शन कर चुके तो देवा ने उसका कफन दफन बहुत शानदार तरीके से करने का निर्देश दे दिया था। वो कुछ वो दिन कुछ इस तरह गुजरा था कि देवा के दिलो दिमाग को काफ़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा था। इसलिए उस रात वो 10 बजे ही घर जाने का इरादा कर रहा था। तभी गैंग का बेहतरीन गनमैन बढ़िया कपड़े पहनने वाला युवक मारियो पहुंचा था। देवा ने उसे एक खास काम सौंप रखा था। मारियो के पीछे पीछे तीन आदमी और चले आ रहे थे। उनमें से दो तो गैंग के ही आदमी थे, लेकिन उनके बीच में एक अज्ञात व्यक्ति था। उसके आगमन का ढंग और उसके चेहरे के भावों से प्रकट हो रहा था कि उसे अपहरण करके लाया जा रहा है। वो सहमा हुआ और भयभीत था, लेकिन चेहरे से गुस्सा जताने की कोशिश कर रहा था। मैं इसे पकड़ लाया हूँ बॉस, मारियो ने उस व्यक्ति की तरफ इशारा करके कहा था। कौन है ये? देवा ने उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहा।
इसका नाम बाबूराव कामले है। ये पूर्वी गैंग का खास आदमी है, मारियो ने देवा को बताया। इसकी तलाशी ले ली? देवा ने पूछा। ज़रूर बॉस, मारियो ने जवाब दिया। उसे शायद इस सवाल की अपेक्षा नहीं थी। इसके पास से 2 बढ़िया किस्म की गनें मिली हैं। एक बार फिर इसकी तलाशी लो, देवा ने कहा। सारे कपड़े उतार कर, देवा ने कहा। देवा के आदेश का पालन किया गया। उसके तीनों आदमियों ने बंदक के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं रहने दिया। उसका करखट और खुरदरा चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था, लेकिन उसके पास से कोई और हथियार बरामद नहीं हुआ था, तो उसे कपड़े पहनने की अनुमति दे दी गई थी। देवा ने अपना रिवॉल्वर निकालकर मेज पर अपने सामने रख लिया था। बैठ जाओ, देवा ने एक कुर्सी की तरफ इशारा करके बाबूराव से कहा। फिर उसने अपने आदमी को निर्देश दिया, तुम लोग बाहर जाओ, जब तक मैं न बुलाऊं कोई भी अंदर ना आए। वो लोग बाहर निकल गए थे। उनके पीछे दरवाज़ा बंद हो गया था। देवा उस दौरान अपने रिवॉल्वर से खेलता रहा था। फिर उसने बाबू कामले की आंखों में आंखें डालकर देखा और एकदम देखता ही रहा, यहाँ तक कि कामले की नज़र झुक गई थी। क्या तुम्हें मालूम है कि इस वक्त तुम कहाँ हो? देवा ने पूछा। हाँ, कामले ने गुर्राते हुए जवाब दिया। अगर यहाँ से ज़िंदा वापस जाना चाहते हो तो ज़रा तमीज़ से बात करो, देवा बोला। तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? नहीं, इस बार कामले ने नॉर्मल लहजे में कहा था। मैं सुरेंद्र पाल हूँ। मेरे चेहरे पर जो जख्म का निशान है, कई लोग इसी के सहारे मुझे पहचान लेते हैं। अफजल की जगह अब मैं इस गैंग का लीडर हूँ। मैं जितना जालिम और सख्त हूँ, अफजल अगले जन्म में भी उतना जालिम और सख्त होने की कल्पना नहीं कर सकता। 7-8 आदमी तो मैंने अपने हाथों से ठिकाने लगा चुका हूँ। अगर तुम जैसा एक चूहा मेरे हाथों और मारा गया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेरी बात समझ में आ रही है? कामले ने केवल हाँ में सिर हिलाने पर निर्भर किया। अब उसके भाव बदल चुके थे। उसने अकड़ दिखाने की कोशिश बिल्कुल छोड़ दी थी। अब उसके चेहरे पर भय ने डेरे डाल दिए थे। उसकी नज़र देवा के रिवॉल्वर पर जमी हुई थी। मैं कुछ बातें जानना चाहता हूँ, देवा गंभीर लहजे में बोला, और वो तुम मुझे बताओगे। तुमने गलत आदमी को उठा लिया है। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं ज़ुबान नहीं खोलूंगा, कामले ने जैसे हिम्मत करके कहा। मैं देखता हूँ कि तुम कैसे ज़ुबान नहीं खोलते। देवा का लहजा खूंखार हो गया था। उसने रिवॉल्वर से बाबूराव कामले के माथे का निशाना ले लिया था। क्या तुम भेजे में सुराख कराना चाहते हो? नहीं, लेकिन अगर मैंने मुंह खोला तो मेरे अपने गैंग के लोग मुझे ठिकाने लगा देंगे, वो कुछ बेबसी से बोला। शायद ऐसा ना हो, देवा बोला। तुम अपने गैंग के लिए काम करके कितना कमा लेते हो? करीब 10,000 रुपये हफ्ता, कामले ने बताया। ये तो कोई ज़्यादा रोकड़ा ना हुआ, जबकि उन लोगों के लिए तुम तरह तरह के खतरे मोल लेते होगे, यहाँ तक कि अपनी जान भी खतरे में डालते होगे। हाँ, मेरा हक तो ज़्यादा बनता है, कामले ने होठों पर ज़ुबान फेरते हुए हिचकिचाते हुए कहा। बलराम के लिए काम करते हुए सही हक तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, देवा ने कहा। फिर वो रिवॉल्वर की नाल झुकाते हुए बोला, काम करने वाले के लिए मैं बुरा नहीं हूँ, अगर वो मुझे आंखें दिखाने की या डबल क्रॉस करने की कोशिश ना करें। मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे लिए जो आदमी काम करे या मेरे काम आए, उन्हें कमाई में से उनका उचित हिस्सा मिले। एक मुश्त 3 लाख रुपये कमाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कामले की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। वो फिर होंठों पर जुबान फेर कर बोला, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? अब तुम सही तरीके से बात कर रहे हो, देवा ने सिर हिलाया। तुम्हें सिर्फ मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। मुझे बलराम के गैंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ चाहिए, जैसे कि उसके गोदाम कहाँ कहाँ हैं, माल तैयार करने के लिए उन्होंने कहाँ कहाँ फैक्ट्री लगा रखी है, सस्ती शराब तैयार करने के उनके प्लांट कहाँ कहाँ हैं, अपने माल वाहक ट्रक को कहाँ खड़ा करते हैं, माल लाने ले जाने के लिए वो आमतौर पर कौन सी सड़कें इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम जब बात शुरू करेंगे तो शायद मुझे तुमसे कुछ और बातें पूछने का ख्याल आ जाए। हे भगवान, कामले जैसे करा उठा। ये सारी बातें मैं तुम्हें नहीं बता सकता। उसकी आंखें फैल गई थी। क्यों नहीं बता सकते? वो लोग मुझे मार डालेंगे। नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, देवा ने सर्द और सख्त में कहा। वो तो पता नहीं कब तुम्हें मारेंगे, मैं अभी तुम्हें ठिकाने लगा दूंगा, कहकर देवा ने फिर रिवॉल्वर सीधा कर लिया। हे मेरे भगवान, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया। कामले अपने बाल नोचते खसोटते रह गया। मेरी बात गौर से सुन गधे कहीं के, देवा गुर्राया। मैंने तुझे 3 लाख रुपए ऑफर किए हैं। यह मामूली रकम नहीं है। अपने गैंग के लिए काम करके तुम 6 महीने में भी इतना पैसा नहीं कमा सकते। नहीं तुम्हें कभी उन लोगों से इकट्ठी इतनी रकम मिलेगी। उस रकम से तुम कोई छोटा मोटा धंधा करके आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हो। हाँ, ये मुझे मालूम है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि वो कहीं भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो पूर्व भयभीत था। उन्हें कैसे पता चलेगा कि तुम फरार हो गए? देवा कुछ भड़क कर बोला। वो तो यही समझेंगे कि तुम्हें किसी ने ठिकाने लगा दिया। क्या हर गैंग के कुछ लोग हर साल गायब नहीं हो जाते? हाँ, हो तो जाते हैं, कामले ने विवशता से स्वीकार किया। लेकिन मेरा ख्याल है मेरे बारे में उन्हें मालूम हो जाएगा। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मरने के बाद भला रकम मेरे किस काम की? बकवास बंद, देवा गरजा। उसके सब्र का पैमाना जैसे भर गया था। वो रिवॉल्वर से कामले के माथे का निशाना लेकर बोला, जुबान खोल या मार। बाबू कामले का चेहरा पहले से ही जर्द था। अब उस पर पसीने के कतरे भी उभर आए थे और आंखों में मौत का आतंक उतर आया था। वो होठों पर जुबान फेरने लगा, फिर बोला, मुझे दोनों ही सूरतों में मरना है। अगर मैं ज़ुबान खोलता हूँ तब भी मौत मेरी किस्मत है, इसलिए मैं ज़ुबान खोले बगैर ही मरने को तरजीह दूंगा। उसने आंखें बंद कर ली और मरने के लिए तैयार हो गया।
आंखें मूंदने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें इतनी आसानी से मौत नहीं मिलेगी, देवा बदले हुए लहजे में बोला। इस लहजे में पहले से भी ज़्यादा क्रूरता थी। फिर उसने घंटी बजाकर अपने आदमी को बुलाया। यह अपने आप को ज़रा ज़्यादा ही सख्त जान समझ रहा है। देवा ने बाबू कामले की तरफ इशारा करते हुए अपने आदमी को निर्देश दिया, इसे तहखाने में ले चलो। तहखाने का जिक्र सुनकर मारियो जैसे खूंखार कातिल के चेहरे पर भी जर्दी फैल गई। बहरहाल उसे आदेश का पालन करना था। वो सब बाबू कामले को अपने घेरे में लिए नीचे तहखाने में पहुंच गए। होटल के नीचे एक तहखाना तो वो था जो आम इस्तेमाल में आता था और जिसकी मौजूदगी को छुपाने की कोशिश नहीं की जाती थी, लेकिन उसके नीचे एक और तहखाना भी मौजूद था जिसका रास्ता भी गुप्त था। उसके बारे में सिर्फ खास खास आदमी को ही मालूम था। उस तहखाने की दीवारें कंक्रीट की थी और उन मोटी मजबूत दीवारों में लोहे की जंजीरें, हथकड़ियाँ और ना जाने कैसी कैसी अजीबोगरीब चीज़ें लगी हुई थी। फर्श के कोनों में भी कुछ ऐसी चीज़ें और उपकरण रखे हुए थे जो यकीनन यातनाएं देने के काम आते थे। वहाँ पहुँचते ही कुछ ही सेकंड में कामले के ऊपरी धड़ से कपड़े उतार दिए गए थे और उसे दो लोहे के कुंडों द्वारा इस तरह लटका दिया गया था कि उसकी कलाइयाँ कुंडों में फंसी हुई थी और पाँव फर्श से ऊपर थे। यह काम इतनी फुर्ती और दक्षता से हुआ था कि उसे ज़रा सा भी प्रतिशोध करने का अवसर नहीं मिला था। दीवार पर वो किसी बलि के जानवर की तरह लटका हुआ बड़ा अजीब सा लग रहा था। उसकी आंखें खौफ से फैली हुई थी। देवा ने बिजली से चलने वाली एक आरी उठा ली। लंबी सी तार के सिरे पर उसका प्लग सॉकेट में लगा हुआ था। देवा ने उसका बटन दबाया तो उसका तेज दंदना देना और चमकदार फल तेज घर घर की आवाज़ के साथ आगे पीछे होने लगा था। ज़रा सा भी जोर लगाए बगैर उस आरी से बहुत सी चीज़ें काटी जा सकती थी। देवा ने कामले का सिर से लेकर पैर तक जायज़ा लेते हुए मशवरा चाहने वाली निगाहों से मारियो की तरफ देखा था। क्या ख्याल है, पहले इसकी बाईं टांग काटी जाए या दाईं? पूछने का ढंग कुछ ऐसा था जैसे वो किसी पेड़ की शाखाओं के बारे में पूछ रहा हो। बात की भयानकता को बढ़ाने के लिए वहाँ दीवारों पर खून के बड़े बड़े काले पड़ चुके पुराने धब्बे भी मौजूद थे, जो इस बात के गवाह थे कि वहाँ पहले भी कुछ कैदियों के साथ ऐसा सलूक हो चुका था। आरी या किसी और चीज़ से उनके अंग काटे जा चुके थे। मौत की दहशत से कामले के चेहरे की जर्दी का रंग और भी गहरा हो गया था।